पुरुष में कि 14 बरस का जैसे उम्र होता है वैसे उसका दाढ़ी मूछ निकलने लगता है, जगह जगह पर बाल निकलने लगता है, प्राइवेट पार्ट पर बालें निकलने लगती है, ठीक है, स्पर्म भी बनने लगता है। ये किस हार्मोन के कारण जो है दाढ़ी मूछ निकलने लगती है? तो वह हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यही ओवम खराब होकर के निकलती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं, जिसको एमसी भी कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हम बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम जो पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को प्लांट्स के बारे में रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में आप लोगों को हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो एनिमल्स के बारे में, जिसमें कौन आएगा? तो मनुष्य और जानवर ये सभी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि प्रजनन होती क्या है। तब प्रजनन का मतलब होता है प्रजनन कराना, यानी कि अपने जैसा संतान का उत्पत्ति कराना ही क्या कहलाता है? तब प्रजनन कहलाता है। जैसे हम अपने जैसा संतान के क्या करा सकते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि विकास करा सकते हैं, जन्म करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तब प्रजनन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझ गए कि अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यह प्रजनन जो होता है मात्र 2 प्रकार का होता है। यह प्रजनन कौन कौन प्रकार होते हैं प्रजनन का? तो देखिए फर्स्ट में होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। फर्स्ट में क्या होता है? अलैंगिक और दूसरा लैंगिक होता है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है और लैंगिक प्रजनन क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताते हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो होती है इसमें प्रजनन कराने के लिए यानी अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कराने के लिए मेल और फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कराने के लिए मेल और फीमेल की क्या है? एकदम जरूरी होती है। जैसे एक इंसान अगर चाहता है कि अपने जैसा बच्चा को क्या कर सके? विकसित करा सके, यानी कि जन्म दे सके, तो उसके लिए मेल और फीमेल दोनों की रहना क्या है? एकदम जरूरी है। यानी कि मेल का आपको स्पर्म की जरूरत है और फीमेल के ओवम की जरूरत है। यानी कि जब तक स्पर्म और ओवम जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या बच्चा का क्या जन्म हो पाएगा? क्या बच्चा का विकास हो पाएगा? क्या बच्चा जन्म ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। यानी कि बच्चा का जन्म लेने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपको स्पर्म और ओवम एकदम जरूरी है, ठीक है। यानी कि बच्चा का जन्म कराने के लिए आपको मेल और फीमेल की रहना एकदम क्या है? अति आवश्यक है। लेकिन इसमें देखिए अलैंगिक में जो है, अलैंगिक जो जनन होती है, अलैंगिक की जो प्रक्रिया होती है, इसमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में बोलिए वैसी जनन की क्रिया जिसमें मेल और फीमेल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा लैंगिक जनन, यानी कि वह जनन की प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दोस्तों आप जो है ना इस सब डिफिनीशन को आप लिखते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपके आगे क्या कर सके? या फायदा कर सके। जब भी अगर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर कॉपी को पलट करके देखिएगा तो फिर एकदम ताजा हो जाएगा देखने के बाद। तो आप समझ गए कि अलैंगिक प्रजनन क्या होती है और लैंगिक प्रजनन क्या होती है। देखिए ये दोनों में जो है ना सबसे मेन माना जाता है लैंगिक प्रजनन के। लैंगिक प्रजनन में किस कौन कौन आता है? तो हम मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। सब पेड़ पौधा, मनुष्य और जानवर इस सभी के सभी किस में आते हैं? तो लैंगिक प्रजनन में आते हैं। अलैंगिक प्रजनन नहीं कहिए कि अलैंगिक प्रजनन में पेड़ पौधे आते हैं, लैंगिक में आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा में भी मेल और फीमेल दोनों होती है। जब आप लोगों को हम रिप्रोडक्शन सिस्टम, जब आप लोगों को पौधा के बारे में बताएंगे यानी प्लांट्स का जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पे मेल रहता है और कहाँ पे फीमेल रहती है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को हम डिटेल बताएंगे, ठीक है। जब आप लोगों को हम पेड़ पौधा के बारे में जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे तो हमें बताएंगे, ठीक है, कि कौन से भाग में मेल और कौन से भाग में फीमेल होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। अभी हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन के बारे में बहुत कम पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अलैंगिक प्रजनन को क्या कर लेते हैं? समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बड़े टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक प्रजनन। देखिए ये जो अलैंगिक प्रजनन जो होती है इसमें एक ही कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होती है?
तो एक ही कोशिका दो भागों में क्या होती है, टूट जाती है। इसमें भी अलैंगिक प्रजनन में एक कोशिका दो भागों में टूटेगा। अलैंगिक प्रजनन की जो प्रकार होती है वो कितने होती है, तो 3 प्रकार, यानी कि अलैंगिक प्रजनन कराने का भी 3 गो विधि से हम लोग करा सकते हैं। कौन अलैंगिक प्रजनन 3 विधि से हम लोग कराते हैं। कौन कौन विधि है, तो पहला है विखंडन विधि यानी फिजन, और दूसरा है मुकुलन जिसको हम बर्डिंग बोलते हैं, और तीसरा है कायिक प्रवर्धन। चलिए एक एक इस सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि विखंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन कैसी होती है, और मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन कैसे होती है, और कायिक प्रवर्धन विधि से जो है ना अलैंगिक प्रजनन कैसे होती है। तो देखिए विखंडन विधि से क्या होता है कि एक कोशिका के जो न्यूक्लियस होते हैं कुछ समय के बाद वह आपस में बीच में से ही क्या करते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद पुनः उसी शरीर को पुनः धारण कर लेते हैं, यानी कि जिस शरीर में से टूटे रहते हैं पुनः उसी शरीर में अपने आप को क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। अगर वैसी प्रक्रिया जिसके साथ हो रही है वह कौन सी विधि माना जाता है अलैंगिक प्रजनन की, तब विखंडन विधि माना जाता है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो उदाहरण है वह है अमीबा। देखिए आप लोग को फिगर से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह है आपका अमीबा, मान लीजिए कि ठीक है, यह अमीबा हो गया, जिसके बीच में क्या है, यह आपका केंद्रक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, ये साइड साइड से क्या है, तो यह कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक है, यह जो अमीबा है ये कुछ समय के बाद देखिए यहां कुछ समय के बाद देखिए बीच में क्या हो गया, पतला हो गया, और यहाँ पे जो केंद्रक भी है ये भी क्या हो गया है, पतला हो गया है। और इसके बाद क्या होता है कि ये केंद्रक अब 2 भागों में टूट जाता है। पहले गोला था थोड़ा, बीच में चापुट हो गया, देख रहे हैं कि मतलब टूटने की कगार पर आ गया है, यानी कि बीच में से क्या हो रहा है, चापुट होते जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जो ये 2 भागों में और ये जो है ना टूट जाएगा, 2 भागों में क्या हो जाएगा, यह टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी न्यूक्लियस और यहाँ पे भी न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, 2 केंद्र का गया। देखिए एक जो ये अमीबा है कुछ समय के बाद चापुट हुआ, चापुट होने के बाद पुनः 2 भागों में क्या हो गया, तो टूट गया। तो समझ में आ गया। आपसे पूछेगा कि अमीबा के साथ अलैंगिक प्रजनन होती है वो कौन विधि से होती है, तो बता सकते हैं कि कौन विधि से, तो विखंडन विधि से। अब देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, तो देखिए वैसे शरीर, ठीक है, वैसे शरीर जिसके शरीर के ऊपर एक उभार देखने को मिलता है। उभार कहने का मतलब यानी कि समझिए जैसे कि हम लोग का शरीर है उसके ऊपर जब एक घाव हो जाती है तो कहते हैं ना कि शरीर से ऊपर थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि उभार दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह होता है मुकुलन विधि से, यानी कि वैसे शरीर जिसके ऊपर एक उभार देखने को मिलता है, जिससे बर्ड, उभार का मतलब समझ रहे हैं, मतलब फूला हुआ। ठीक है, फूला हुआ है, यानी कि सिंपल भाषा में जो हम लोग गांव देहात की भाषा बोलते हैं फूला हुआ है। ठीक है, तो उभार देखने को मिलता है, वह उभार को हम क्या बोलते हैं, तो बर्ड या मुकुल बोलते हैं। उस उभार को क्या बोलते हैं, बर्ड या मुकुल बोलते हैं। वह बर्ड या मुकुल आगे चल करके पुनः उस शरीर को क्या करता है, तो त्याग देता है, और त्यागने के बाद पुनः उसी शरीर के जैसा अपने आप को विकसित कर लेता है। समझ में आया। यानी मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन कैसे होती है इसको आपको हम फिगर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि यह हाइड्रा नामक पौधा है, ठीक है, ये हाइड्रा हो गया, जिस पर एक आपको क्या दिख रहा है, तो उभार दिख रहा है, यानी कि इस पर एक फूला हुआ दिख रहा है। अब ये कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद देखिए कुछ चेंजिंग होगा इसमें। इसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ये उभार जिसको हम बर्ड या मुकुल बोलते हैं, कुछ समय के बाद क्या हो गया, इससे क्या हो गया, अलग हो गया, और इसी के जैसा है कि नहीं है, इसी शरीर के जैसा अपने आप को क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है। इससे आपको समझ में आ गया। यानी कि मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन कैसी होती है, तो वह शरीर जिसके ऊपर एक उभार देखने को मिलता है, जिसे बर्ड या मुकुल कहते हैं। यह बर्ड या मुकुल कुछ समय के बाद वो अपने आप जो ओरिजिनल शरीर जो रहती है,
जो पहले से जिस शरीर में वह रहती है उस शरीर को त्याग करके पुनः क्या होती है, अलग हो जाती है, यानी उसी शरीर को पुनः क्या कर लेती है, धारण कर लेती है, यानी उसी शरीर में अपने आप क्या कर लेती है, तब विकसित कर लेती है। तो समझ में आ गया ये कौन है, तो ये हाइड्रा है। तो आपसे पूछेगा हाइड्रा जो होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन किस विधि से हम करा सकते हैं, तो मुकुलन विधि से हम आराम से करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन होता क्या है, वैसे जनन की क्रिया जिसमें जड़, तना और पत्ती यही 3 को भाग लेते हैं जनन कराने में, इस प्रकार से जो जनन होती है उस विधि को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। जैसे आप लोग देखते हो गुलाब के जो फूल होते हैं उसके आप तना को तोड़ करके लाइए और उसको कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए, तब पुनः जो है ना वो गुलाब के फूल के रूप में वो क्या होता है, अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि तैयार हो जाता है। जैसे आप गन्ना जो ईख जिसको बोलते हैं उसको आप तोड़ करके लाइए, ठीक है, और उसको छोटे छोटे टुकड़े बना करके जो है ना प्राप्त क्या कीजिए, रोप दीजिए। रोपने के बाद पुनः देखिए वो गन्ना फिर से क्या हो गया, वहां पे अपने आप को विकसित कर लिया अपने रूप में, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी कि वैसे जनन की क्रिया जिसमें जड़ से जनन हो जाए, पत्ती से उसका जनन हो जाए और उसका तना से उसका जनन हो जाए, वैसे विधि को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। चलिए आप लोग समझ में आया। और देखिए दोस्तों, जो आप लोगों को यहाँ पे डिफिनेशन तक पूरा लिखना इम्पॉसिबल है, असंभव तो है नहीं, तो आप क्या कीजिए खुद से जो है ना समझ में आ गया होगा तो खुद से आप परिभाषा लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको तो याद हो गया होगा, तो याद के भरोसे नहीं रहना है, लिख लीजिएगा तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पुनः जब देखिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब तक इसके आगे अभी हम बताने वाले हैं। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अलैंगिक जनन के गुण के बारे में जानते हैं कि इसका गुण क्या होता है। अगर आप स्कूल लेवल में होंगे, यानी कि अगर आप 10th में होंगे या 12th में होंगे, तो वहां पे यह क्वेश्चन पूछ देता है कि अलैंगिक जनन के 5 गुण को लिखिए, 2 गुण को लिखिए, तो आप उसके गुण के बारे में जानेंगे तब ना लिखेंगे, तो इसको जरूर नोट भी कर लीजिएगा आप लोगों पे। तो चलिए गुण को हम शुरू करते हैं। पर फर्स्ट गुण क्या है अलैंगिक जनन के, तो यहाँ पे इस जनन में एक ही शरीर भाग लेता है, यानी कि अलैंगिक जनन में हम जानते हैं कि मेल और फीमेल की कोई जरूरतें नहीं है, ठीक है भाई, 2 शरीर कैसे भाग ले सकता है, अगर मेल अलग रहता है फीमेल अलग रहता तब ना पाते कि 2 शरीर भाग ले रहा है, लेकिन इसमें एक ही शरीर क्या लेता है, भाग लेता है इसके जनन की क्रिया में। तो फर्स्ट हो गया कि यानी कि इस जनन में एक ही शरीर क्या लेता है, तो भाग लेता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि इसमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत नहीं है, अभी बताइए कि है कि इसमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती है, किसमें, तो अलैंगिक जनन में। और लैंगिक में क्या होती है, तो मेल और फीमेल की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ने का लिखा हुआ है कि इसमें शुक्राणु यानी स्पर्म तथा अंडाणु की कोई भी इसमें भाग नहीं लेता है। हम जानते हैं कि जब मेल और फीमेल भाग नहीं लेगा तो क्या स्पर्म और ओवम भाग लेगा, नहीं। जो आपके स्पर्म किसके अंदर पाया जाता है, तो मेल के अंदर, और आपका ओवम किसके अंदर पाया जाता है, तो फीमेल के अंदर पाया जाता है। आपको हम आगे बताएंगे कि ये स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इस जनन से ज्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकता है। एक आप जानते हैं मनुष्य के बारे में कि मनुष्य जो है अपने संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कितना महीना का समय लगता है, तो 9 महीना, और 9 महीना 10 दिन के लगभग समय लगता है। लेकिन ये अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है ये बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है, बहुत तेजी से भी होती है और बहुत अधिक संख्या में भी होती है। तो समझ में आया। फर्स्ट क्या समझे कि इस जनन में एक ही शरीर भाग लेता है, इसमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती है। तीसरा क्या समझे, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल है ही नहीं है तो शुक्राणु और अंडाणु कहां से भाग लेगा, ठीक है। और 4 नंबर देखिए क्या लिखा है, इस जनन से ज्यादा संख्या में जल्दी से जीव अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकता है। और यहाँ 5 नंबर क्या लिखा है, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है। निषेचन क्या होता है, तो आपको हम बता रहे हैं क्या होता है निषेचन। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं ना, उसी को कहते हैं निषेचन। यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन। अब बताइए अलैंगिक जनन में क्या मेल और फीमेल है, नहीं है, मेल और फीमेल की कोई जरूरत नहीं है। देखिए स्पर्म और ओवम आएगा, नहीं आएगा। जब स्पर्म और ओवम आएगा नहीं तो क्या निषेचन की क्रिया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सिंपल है। यहाँ वही 5 नंबर में।
अब 6 नंबर में क्या करा है इसको देखिए, 6 नंबर लिखा है कि इस जनन में समसूत्री विभाजन एवं असमसूत्री विभाजन होती है, यानी कि इसमें समसूत्री विभाजन भी होते हैं और असमसूत्री विभाजन भी होती है। ये समसूत्री और असमसूत्री क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को कोशिका वाले चैप्टर में बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अलैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को हम पूरा बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। यह लैंगिक जनन जो है बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको बता दी है कि वह जनन की क्रिया जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है। ठीक है, मेल और फीमेल है, इसका मतलब है कि स्पर्म और ओवम की जरूरत होगी। जब तक अगर यह नहीं रहेगा तब तक क्या आप अपना रिप्रोडक्शन करा सकते हैं? तो नहीं करा सकते, यानी कि जनन की क्रिया नहीं हो सकती है। यानी कि अगर लैंगिक जनन में अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो मेल और फीमेल कराना क्या है? अति आवश्यक है। चलिए हम इसके बारे में समझ के परिभाषा पहले बता रहा था। यह एक शब्द है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक गुण या गौण लैंगिक गुण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, ये होता क्या है? ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में आप दो लिखिए, 2 लाइन लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है कि मेल में देखा जाता है, यानी कि पुरुष में, कि 14 बरस का जैसे उम्र होता है वैसे उसका दाढ़ी मूछ निकलने लगता है, जगह जगह पर बाल निकलने लगता है, प्राइवेट पार्ट पर बालें निकलने लगती है। ठीक है, आवाज उसका बदलने लगता है, आवाज बदलने लगता है, आवाज यानी कि भारी होने लगता है। छोटा बच्चा को देखिएगा तो बहुत पतला आवाज होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है तो उसका हड़ामा की तरह आवाज होने लगता है। यानी कि लड़का को देखिएगा 14 बरस के बाद यह चेंजिंग अक्सर देखने को मिलता है। उसके अंदर स्पर्म भी बनने लगता है। स्पर्म क्या होता है? हम जानते हैं कि यह जो है मेल के अंदर रहता है स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है। यह स्पर्म अगर नहीं रहेगा तो क्या जनन की क्रिया हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपका स्पर्म बनना पुरुष के अंदर कब से शुरू हो जाता है? ठीक है, तो ये 14 बरस की उम्र से ही शुरू हो जाता है। किसी किसी में तो 1 बरस पहले से ही शुरू हो जा रहा है आजकल। आप यहाँ पे जो है ना कह सकते हैं कि नॉर्मली एक एवरेज उम्र लेकर के चल रहा है आदमी कि 14 बरस की उम्र में क्या होता है? स्पर्म बनने लगता है। यह किस हार्मोन के कारण जो है दाढ़ी मूछ निकलने लगती है? तो वह हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, आवाज का भारी होना, आवाज का बदलना, बाल का आना, दाढ़ी मूछ का निकलना, शुक्राणु का बनना। ठीक है, ये कब होता है? तो 14 बरस के उम्र में। ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ठीक है, इस सब हार्मोन के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फीमेल के अंदर भी ये द्वितीय लैंगिक गुण क्या होता है? तो ऐसा ही सेम आवाज का भारी हो जाना, लड़कियों का भी आवाज क्या होता है? भारी होता है। ठीक है, उसके बाद जगह जगह पर क्या निकलना? बाल निकलना। औरत के अंदर यानी फीमेल के अंदर ओवम का बनना शुरू हो जाना। यानी इसमें यह कब ओवम बनने लगता है? यानी कि 12 वर्ष की उम्र में ही ओवम बनने लगती है। तो आप समझ गए द्वितीय लैंगिक गुण क्या होता है? तो आवाज का भारी होना, बाल का आना, ठीक है, स्पर्म में ओवम का बनना। और देखिए लड़कियों में जो है जब ओवम बनने लगता है यही ओवम खराब होकर के निकलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं, जिसको एमसी भी कहा जाता है। तो आप समझ में आ गया? ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि द्वितीय लैंगिक गुण क्या होता है, बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है जनन अंग। इसको जब तोड़िएगा, जननांग लिखा है, जनन प्लस अंग। ठीक है, वह अंग हमारे शरीर के अंदर जो बच्चे को जन्म कराने में यानी कि जन्म कराने में, ठीक है, योगदान दे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं जनन अंग। अब देखिए ये जनन अंग मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। मेल के अंदर ये जनन अंग जो है वह बाहर होती है और फीमेल के अंदर जो जनन अंग है वो कहाँ होती है? तो अंदर होती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, जनन अंग मेल के अंदर और फिर फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर कहाँ होती है? तो बाहर होती है और फीमेल के अंदर कहाँ होती है? तो अंदर होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम लोग मेल के अंदर जनन अंग
उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फीमेल के जनन अंग के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद भी आप लोग को हम वीडियो देने की कोशिश रोज करते रहेंगे। ठीक है।